नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम शिक्षा के अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। शिक्षा का अधिकार अर्थात राइट टू एजुकेशन, इसका विकास किस प्रकार से हुआ, तो आइए समझते हैं। देश की आज़ादी के समय जब संविधान का निर्माण हुआ तो 3 प्रकार की कार्यसूचियाँ बनाई गई थी। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, और इनके आधार पर जो शिक्षा का विषय था वो राज्य सूची का विषय बनाया गया। जब राज्य सूची का विषय बनाया गया तो राज्यों को शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से राज्यों के द्वारा शिक्षा का विकास सही ढंग से हो नहीं पाया था। तब भारत सरकार ने सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया और राज्यों से ये कार्य जो सौंपा गया था शिक्षा के लिए, वह अब छोड़ करके समवर्ती सूची का मतलब राज्य सूची से अब विषय जो है ये समवर्ती सूची का बन चुका था शिक्षा। अब शिक्षा का प्रचार और प्रसार फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो अब भारत सरकार ने सोचा कि इसके लिए कुछ और बंदोबस्त करना चाहिए। क्यों नहीं हम इसको एक अधिकार के रूप में आगे बढ़ाएं। तो ऐसा भी समय आया जब वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन हमारे सामने प्रस्तुत किया गया और बालकों के इस बहुत बड़े शिक्षा के अधिकार की एक नींव रख दी गई और इस प्रकार से पहली बार शिक्षा जो है बालकों का मौलिक अधिकार बन गया। और इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 21A यानी 21A बनाया गया। और इसके साथ साथ केवल बालकों का अधिकार ही नहीं, ये अभिभावकों का कर्तव्य भी बनाया गया। अभिभावकों के कर्तव्य के लिए जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें 51 अनुच्छेद के तहत कर्तव्य भी घोषित किया गया, अर्थात शिक्षा को भाग 3 का विषय भी माना गया और भाग 4 का भी। भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में और भाग 4 में मौलिक कर्तव्य के रूप में ये आगे बढ़ा। अब ऐसा नहीं है कि तुरंत प्रभाव से ये हो गया और एकदम से शिक्षा का विकास हो गया। इसके लिए भी कई प्रकार से आगे क्या होता है समझिए। तो जब शिक्षा का अधिकार बन गया तब वर्ष 2004 में भारत में शिक्षा मंडल ने एक विशेष शिक्षा विधेयक लाने का सुझाव दिया कि भाई हमें शिक्षा भारत में किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके बारे में एक सुझाव समिति बनाई गई। इस सुझाव ने इस प्रकार की समिति ने जब सुझाव दिया तब ये समय था वर्ष 2004-5 जब मनमोहन सरकार थी। अब मनमोहन सरकार थी तो इस विधेयक को, जो नया प्रकार का शिक्षा का जो विधेयक लाना का जो कमेटी ने कहा गया था, तो उसको इस मनमोहन सरकार ने मना कर दिया कि इस प्रकार का विधेयक फिलहाल हम नहीं ला सकते। वर्तमान जो आरटी एक्ट 2009 बना हुआ है वह कब बना इसके बारे में समझते हैं। तो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा ने इस आरटी राइट टू एजुकेशन को पारित कर दिया था तथा ये लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को ये विधेयक पारित हो जाता है। और उस समय जो हमारे राजस्थान की राष्ट्रपति रही थी, राजस्थान से निवासी राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और उनके हस्ताक्षर द्वारा ये जो है संविधान के अंतर्गत ये कानून आरटी 2009 जो है पारित हो गया। यानी आरटी जो विधेयक है वो 2009 विधेयक जो था वो कब पारित हो जाता है, 4 अगस्त 2009 के बाद। ये अब हुआ क्या, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल, ये डेट थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, 1 अप्रैल 2010 के दिन मनमोहन सरकार ने इसको जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण देश में आरटी की लागू कर दिया। तो प्रश्न आ गया कि आरटी भारत में कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010। अब हुआ क्या कि इसके अंदर कुल धाराएं 38 थी। कितनी धाराएं थी? 38 धाराएं। इस आरटी एक्ट में 38 धाराएं थी, हालांकि इसको बाद में पढ़ेंगे हम। और कुल 7 अध्याय, 7 चैप्टर और 1 अनुसूची थी। तो 38 धाराएं, 7 अध्याय और 1 अनुसूची थी। इन 38 धाराओं के अंतर्गत एक धारा 38 वाली जो लास्ट की है
लास्ट की धारा थी उसमें यह था कि राज्य सरकार चाहे तो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार चाहे अपने हितों को ध्यान में रखते हुए इस आरटी एक्ट 2009 में संशोधन कर सकती है। और इसी का फायदा राजस्थान सरकार की, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री और उस समय भी मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत ने इसका फायदा उठाया और आरटी एक्ट 2009 में एक परिवर्तन कर दिया। और परिवर्तन करने के बाद यानी कौन सी धारा का लाभ उठाया उन्होंने? 38वीं धारा, जो अंतिम धारा थी। क्या था समझ गए होंगे आप। तो तत्कालीन जो हमारे मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत ने इसमें एक और परिवर्तन किया और ये संशोधन कब हुआ था? 29 मार्च 2011 को। ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कब हुआ संशोधन, प्रश्न आएगा कि राजस्थान में ये कब लागू हुआ। तो राजस्थान में ये संशोधित विधेयक कब लागू हो गया? आरटी एक्ट 2011 में लागू हुआ। और इसके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन, एक नया अधिनियम के तहत आरटी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के नाम से ये लागू होता है। तो आरटी एक्ट 2009 को राजस्थान में कब लागू किया गया था? तो हम कहेंगे कि इसको संशोधित करके 1 अप्रैल 2011 यानी वर्ष 1 साल बाद इसको राजस्थान में लागू कर दिया। अब हम इसकी मुख्य धाराओं के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो हम सारी धाराओं को नहीं लेंगे, इसमें वो धारा ही लेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहली धारा, 1-2 जो धाराएं हैं उसमें परिभाषाएं दे रखी हैं, तो हम परिभाषाओं को नहीं देख रहे हैं, सीधा हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंट धाराएं हैं। तो धारा 3 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को यानी 8वीं कक्षा तक के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध की जाएगी। समझ में आए? तो 6 से 14 वर्ष, यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि आरटी में कितने ईयर के बच्चों को लिया जाता है? तो 6 से 14 वर्ष। क्लास कौन सी? 8वीं तक। ये एक्ट की कौन सी धारा? 3, धारा 3, इसको याद रख लेना। दूसरी बात, आयु के आधार पर बालकों को प्रवेश में दिया जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता है, यानी ये धारा 4 क्या कह रही है? धारा 4 ये कह रही है कि बच्चा यदि ड्रॉप आउट हो जाए, ड्रॉप आउट का मतलब विद्यालय छोड़ दे कुछ समय के लिए, तो बालक को प्रवेश देते समय ये ध्यान रखना है कि बालक की आयु क्या है। तो बालक को ज्ञान के आधार पर नहीं, आयु के आधार पर उसको प्रवेश दिया जाना चाहिए। धारा 5 क्या कह रही है? धारा 5 ये कह रही है कि किसी भी बालक को सत्र में कभी भी हम लोग उसको यहाँ से टीसी उसको दिया जा सकता है। यानी ऐसा कोई रूल नहीं है कक्षा 1 से 8 तक कि कब प्रवेश लेना है। जैसे 9th क्लास की फिक्स डेट आती है कि आपको 31 जुलाई तक या 31 अगस्त तक आपको एडमिशन लेना अनिवार्य है, उसके बाद आपका एडमिशन पूरे वर्ष नहीं होगा। लेकिन आरटी की धारा 5 क्या कह रही है? आरटी धारा 5 कह रही है कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को कभी भी सत्र के दौरान, चाहे भले अंतिम परीक्षा हो, तब हम उसको विद्यालय स्थानांतरण दे सकते हैं, टीसी दे सकते हैं। अच्छी बात है ये। उसके बाद धारा 6, ये मैंने विशेष रूप से कोटेड की है एक ही लाइन में कि कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय बच्चे के घर से 1 किलोमीटर दूरी से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कक्षा 6 से 8 तक यानी 8वीं तक का स्कूल 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे कोई गांव है जहां से कक्षा 8 तक की विद्यालय है, कक्षा 8 तक हैं, तो उसके बाद ये 12वीं तक का विद्यालय 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में होना चाहिए। और इसके आगे वाला भी यही फ्रेम है। पर ये ध्यान रखना कि 1 से 5 तक का विद्यालय जो है कितने किलोमीटर के अंतर्गत होना चाहिए? 1 किलोमीटर के अंतर्गत होना है। जब स्कूलों का मर्ज हुआ था तब यदि वो 1 से 5 वाली का हुआ था 1 से 8 में, या 1 से 8 वाली का हुआ था 2 में 12वीं तक में, तो उसमें यही ध्यान रखा गया था कि कोई विद्यालय यदि एक विद्यालय जो है वो 1 किलोमीटर के एरिया के दायरे के अंदर है, तब जबकि दूसरा भी उसके अंदर ही आ रहा है, तब क्या होगा कि ये जो विद्यालय है इन दोनों के बीच की दूरी यदि 1 किलोमीटर है और वह 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, तब ये इसमें मर्ज नहीं होगा।
और सरकार ने, गहलोत सरकार ने ये नेहरू वसुंधरा राजे का ये जो फैसला था इसको बदल दिया था। जहाँ जहाँ 1 किलोमीटर से अधिक थी फिर भी इन्होंने मर्ज कर दिए थे, तो फिर सरकार ने कई स्कूलें वापस भी खोली थी जो 1 से 5 तक थी और 1 किलोमीटर से अधिक थी। तो 1 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय घर से, और 6 से 8 तक का विद्यालय जो है, 6 से 8 का मतलब 1 से 8 भी इसमें शामिल है, 2 किलोमीटर से अधिक विद्यालय से दूरी नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, ये जो हमने कर्तव्य पढ़ा था, विद्यालय में माता पिता का क्या कर्तव्य है, कि माता पिता का ये कर्तव्य है कक्षा धारा 10 के तहत विद्यालय में बालकों को प्रवेश दिलाने का जो अधिकार तो बच्चों का हो गया, लेकिन ये कर्तव्य भी किसका है, बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है। 10 में अभिभावकों का कर्तव्य है। 12 में क्या है कि शिक्षण संस्थानों में, निजी शिक्षण संस्थानों में 25% जो आपने सुना होगा आरटी के तहत एडमिशन होते हैं जिसका सरकार पैसा देती है बाद में, तो वो अभावग्रस्त बच्चों के लिए जो पिछड़े हुए बालक हैं या विशेष योग्यता वाले बालक हैं उनके लिए ये व्यवस्था की रखी है कि आप प्राइवेट स्कूल में भी, निजी शिक्षण संस्थानों में भी प्रवेश दिया जाएगा इनको निःशुल्क। ये धारा कौन सी है, 12। यानी आप सीधा इसको याद रख लेना, 12 में फ्री वालों को बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, फ्री वालों को बाहर नहीं निकाल सकते। 12 में 6, यानी कितना दूर 6 आपका विद्यालय, ठीक है, तो ये दूरी का है। और हर बच्चा 5वीं तक पढ़ता है, उसके बाद टीसी मांग लेता है, तो ये धारा 5 है जो है टीसी से संबंधित है, ठीक है। 13, अब धारा 13 क्या कह रही है, धारा 13 ये कह रही है कि निजी विद्यालय किसी भी प्रकार का डोनेशन नहीं लेगा। डोनेशन यानी विकास शुल्क, आपने सुना होगा बड़े बड़े जो कॉलेज होते हैं वो डोनेशन के साथ प्रवेश दिलाते हैं, तो डोनेशन मतलब पैसा, और 13 जो इसमें दे रखा है, 13 क्या करता है, सब ये भगवान का है और इसीलिए पैसे नहीं लेने चाहिए। तो ये ध्यान रखना, धारा 13 क्या कह रही है, इसमें 13 कुछ नहीं है, सब ईश्वर का है, इसलिए कोई पैसा मत ले। 13 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 17 क्या कह रही है। 17 का मतलब बच्चों को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं मोल लेना है बच्चों के ऊपर, नहीं तो घर वाले आएंगे और हमको डांट पिल सकती है। तो धारा 17 क्या कह रही है, बालकों को किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दंड नहीं देना है, ठीक है। 17 बहुत आसान है। धारा 21 क्या कह रही है, धारा 21 क्या कह रही है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर धारा 13 के धारा जो आरटी वाली धारा कौन सी थी आपको याद है, 12 वाली, कि इनको बाहर नहीं निकालना है, 25% वाली, तो धारा 13 जो 12 के बाद इम्पोर्टेंट है कोई, तो वो 21 है। इस 21 में क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय एसएमसी स्कूल यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एक एसएमसी की व्यवस्था करेगा और उसमें 75% लोग कौन होंगे, अभिभावक होंगे। प्रश्न ये नहीं बनेगा, प्रश्न क्या बनेगा, कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है एसएमसी में, 16। और अच्छा प्रश्न और भी हो सकता है कि उसमें अभिभावकों की संख्या कितनी होगी, 50% अभिभावक होने चाहिए, सॉरी उसमें अभिभावकों की संख्या तो बता दी मैंने, 75% होती है। बाकी जैसे कौन कौन होते हैं, जैसे वहाँ का सरपंच है, मुख्य जो वहाँ के जो 4-5 टीचर रहेंगे, प्रिंसिपल रहेगा, उप प्रधानाचार्य रहेगा, और उस एरिया का कोई विधायक है तो वो भी रहेगा। तो इस प्रकार से जनप्रतिनिधि के साथ में ये एसएमसी का गठन होता है, जिसमें 75% कौन होने चाहिए, अभिभावक होने चाहिए। और मुख्य बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि इसमें 50% जो हैं महिलाएं होनी चाहिए, महिलाओं की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की गई है। तो 50% महिलाओं की भागीदारी इसमें बताई गई है। धारा 23 क्या कह रही है, ये क्या कह रही थी कि कोई भी विद्यालय हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, आपको प्रत्येक शिक्षक का या तो सीटेट क्लियर हो या आरटेट क्लियर हो। आरटेट का नाम अब हर जगह बदल दिया गया है, हमने
एच टेट हरियाणा में कहेंगे, यूपी टेट कहेंगे उत्तर प्रदेश में। हमारे पहले आर टेट था, अभी वर्तमान में नाम रीट हो गया है। वो आ जाए तो हमारा ये सारा काम भी ख़त्म हो सकता है। तो 28 में क्या कह रहा है, अगला पढ़ते हैं। ये धारा 23 है। 23 ये योग्यता के अंतर्गत है, ध्यान रखना। ये रीट 23 याद रखना, रीट 23। 28 क्या कह रही है धारा? 28 में शिक्षक जो है निजी ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, ये ट्यूशन पर रोक करती है 28। 29 में क्या कह रहा है? पाठ्यक्रम जीवन केंद्रित बनाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा नहीं कि ऐसी चीज़ें बालकों को नहीं बताई जाए जो उनसे रिलेटेड नहीं है, जीवन से संबंधित नहीं है। तो ये 29 है। 30 में बहुत अच्छी बात है, ये 30 वाली आपको याद रख सकते हैं। 30 में आपको ध्यान रखना है, 30 8वीं बोर्ड की परीक्षा को अनिवार्य करने को समाप्त किया गया है। 30 में अब 8वीं बोर्ड में ये कहा गया है, हालांकि इसमें अभी संशोधन किया जा चुका है, फिर भी अपने को इस ध्यान रखना है। धारा 30 के में 8वीं बोर्ड में अनिवार्य जो बोर्ड था उसको समाप्त कर दिया गया है। और 38 आपको पहले ही बार में बता दी थी कि कोई भी राज्य चाहे तो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, अपने राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए क्या करेगा, उसमें संशोधन कर सकता है। और इसी संशोधन के तहत 1 अप्रैल 2011 को श्री अशोक गहलोत जी ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 का निर्माण किया था। आगे चलते हैं तो इनकी कुछ जानकारियां और जो बची हुई है वो मैं आपको साझा कर देता हूं। इस कानून के तहत क्या हुआ कि कोई भी निजी विद्यालय बिना मान्यता के अब विद्यालय संचालित नहीं करेगा। इससे ये इस आरटीई से पहले क्या होता था, 1 से 5 तक किसी भी प्रकार की मान्यता की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है, अगर ऐसा पाया गया तो फिर 10,000 के हिसाब से प्रतिदिन 10,000 के हिसाब से अर्थदंड देना पड़ेगा। और 10 दिन से अधिक अगर विद्यालय बिना मान्यता के चला तो व्यक्ति को सजा भी हो सकती है। निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए यदि कोई विद्यालय कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाता है तो भी उस पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। अगर ऐसी स्थिति पाई गई कि आपका प्री पहले एग्ज़ाम लिया जाता है, जैसे लकी इंटरनेशनल स्कूल जैसी बड़ी डीपीएस जैसी स्कूलों में लिया जाता है कि पहले बच्चे का एग्ज़ाम लिया जाता है, उसके बाद उसको प्रवेश दिलाया जाता है, तो ऐसी व्यवस्था अगर पाई जाती है तो आर्थिक दंड के साथ साथ मान्यता भी रद्द हो सकती है। हमने पहले ही कौन सी धारा में कह दिया था कि बच्चे को आयु के अनुसार, भाई 4 साल का बच्चा हो गया है, अब बच्चे को स्कूल भेज देना चाहिए। तो ये धारा कौन सी थी? 4 के अनुसार, आयु के अनुसार विद्यालय में प्रवेश देना चाहिए बच्चे को। आरटी की धारा 2009 के तहत, अब इनकी धाराएं तो हमने पढ़ ली। कितनी धाराएं थी टोटल? 38 धाराएं, 7 अध्याय। और थोड़ा वीडियो लंबा भी हो रहा है, थोड़ा मैं अब शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। आरटी 2009 के तहत प्राथमिक स्तर में कितने दिन में बच्चों को पढ़ाया जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। प्राथमिक स्तर पर 200 दिन और उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 दिन, शॉर्ट में समझ लें। और कितने घंटे, या घंटे का मतलब कालांश है जिसमें विद्यालय में जब शिक्षक आता है और उसकी पूर्व जो तैयारी है डायरी लेकर से लगाकर घर जाने तक, उसको कालांश के रूप में गिना जाता है। तो 800 घंटे और 1000 घंटे 8वीं तक के लिए। तो 200 दिन 1 से 5, 800 घंटे 1 से 5, 220 दिन 1 से 8, वही 6 से 8 हो गया। और घंटों की संख्या 6 से 8 में 1000 है। ठीक है। अब है प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर ये यहाँ पर थोड़ा सा पहले ये हुआ करता था, ये आरटी अपने भारत सरकार में ये है, लेकिन अपने को ये याद नहीं रखना है। 1 से 30 अनुपात 1 रखना है। और ये 200 हो जाए ना, तब जो है 40 पे 1 टीचर होना ज़रूरी है। और 200 से अधिक होने पर 1 क्या होगा? 1 प्रधानाध्यापक होगा और 5, मतलब कुल 6 होंगे। ठीक है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर कितना है? 1:35, यानी 1 अध्यापक 30 बच्चे पहली से 5वीं, और 6 से 8 में फिर 30 1। ये डीएलएड वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बीएड वालों के लिए। 150 से अधिक बच्चे होंगे तो
5+1 हो जाएगा इसमें भी। एक शिक्षक प्रति सप्ताह कितने घंटे पढ़ाना चाहिए? तो एक सप्ताह में 45 घंटे इसमें शिक्षण और तैयारी दोनों मैंने पहले ही बता दिया था ये खर्च होना चाहिए। ये बात हमने बहुत अच्छे से पहले ही समझ ली है कि RT 2009 के तहत इतने अध्याय हैं, 7 और 38 धाराएँ हैं। वर्तमान में वित्तीय भार ये सब जगह अलग अलग रहेगा, मैंने एक ही बार में लिख दिया है 60-40। 60 केंद्र सरकार का है और 40 राज्य सरकार का है। तो इस प्रकार से ये इसका वित्तीय भार है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है समाप्त होता है। धन्यवाद।